मेन उद्देश्य है। बाकी जो जांच के पहलू हैं उनमें एक एक करके सवाल जवाब हो ही रहे हैं। आयुष, चूंकि अलग अलग आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें कन्फ्रंट कराना, यानी कि आमने सामने उनसे पूछताछ करना ताकि झूठ की गुंजाइश कहीं ना हो, पूरा सच सामने आ सके। संजीव मुखिया की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी चल रही है। पटना, कोलकाता समेत 4 ऐसे शहर जहां पर 12 ठिकानों पर पहुंची सीबीआई। आयुष, आयुष तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। रितेश का मैं रुख कर लेती हूँ। रितेश, चूंकि रॉकी की अभी ताजा गिरफ्तारी हुई है, लेकिन रॉकी जो कि लगातार आंखों में धूल झोंकने का काम करता रहा और उसने हर वो पैंतरा आजमाया कि वो आंखों में धूल झोंके और फरार हो जाए, लेकिन फाइनली पकड़ा गया है। जिस तरीके से रॉकी की कोशिश है वही कोशिश अभी संजीव मुखिया कर रहा होगा, क्योंकि वो तो फरार है। अब बिल्कुल देखिए, संजीव मुखिया फरार है और रॉकी से जो सीबीआई के अंदर हमारे स्रोत हैं उनका कहना है कि रॉकी से काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिले हैं और उसी इनपुट के आधार पर जो सीबीआई की टीम है वो लगातार वेस्ट बंगाल में वो कैंप किए हुए है। इसके अलावा कोलकाता शहर की बात करें, दुर्गापुर शहर की बात करें, उसके बारे में जानकारी मिली है कि उड़ीसा में भी वो छुपा हो सकता है। तो कुछ जो टीम है सीबीआई की वो उड़ीसा में भी मौजूद है। इसके अलावा झारखंड में पहले दिन से ही सीबीआई की टीम मौजूद है और खास तौर पर जमशेदपुर और बोकारो में लगातार सीबीआई की टीम की दबिश है। तो ये तो 3 महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी सीबीआई लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और अगले 1 से 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है। अगर संजीव मुखिया की अरेस्टिंग या उसके लोकेशन ट्रेसिंग की बात करें तो सीबीआई को काफी अहम जानकारी मिली। देखिए कि अमन सिंह की गिरफ्तारी हुई धनबाद से और उसके बाद बिट्टू की गिरफ्तारी होती है। जैसे ही ये लोग सीबीआई की गिरफ्त में आए, कैसे किस तरीके से आप देखिए कि रॉकी, लग रहा था कि रॉकी की गिरफ्तारी ही नहीं हो पाएगी, कहाँ है आखिर, एकाएक उसकी गिरफ्तारी होती है। और रॉकी की गिरफ्तारी के बाद अब देखिए कि पूछताछ में उसने काफी अहम जानकारी दी है। ऑन कैमरा तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं उसके अनुसार उससे संजीव मुखिया का लोकेशन लगभग लगभग अब सीबीआई की जो है वो क्रैक करने ही वाली है कि वो कहाँ है। और अगले 1 से 2 दिन, बार बार मैं कह रहा हूँ कि काफी महत्वपूर्ण है। हाँ। हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए या फिर हो सकता है कि उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले। दूसरी तरफ जिन 13 लोगों को बेऊर जेल से लाकर कन्फ्रंट पूछताछ की जा रही है, तो उनसे भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी सीबीआई को मिली है। जी जुलाई के महीने में गुजरात से भी 5 गिरफ्तारियां अब तक सीबीआई ने की हैं। ऐसे में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं जयेश सोनी, वो संजीव मुखिया पर है। लेकिन संजीव मुखिया तक पहुंचने में सीबीआई ने एक के बाद एक कई गिरफ्तारी भी कर ली और कई बड़े खुलासे भी। बिल्कुल, बहुत बड़ी जांच चल रही है। कई राज्यों के अंदर ये जांच फैली हुई है। गुजरात के अंदर भी सीबीआई की टीम ने जब जांच शुरू की थी तो कई ऐसे चीजें हैं जो सामने आई थी, जिसकी वजह से खुद सीबीआई ने और भी जगहों पर छापेमारी की थी और भी लोगों से पूछताछ की थी। एक जो सेंटर था, जो कि जय जलाराम सेंटर, जहां से ये पूरा मामला सामने आया था, उसके चेयरमैन को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसकी रिमांड भी ली थी। उसके रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले जो तथ्य है वो सामने आए थे। जो चेयरमैन था वो दिल्ली और यूपी, बिहार की ट्रैवलिंग कर चुका था। ऐसी चीजें जो है सामने आई है, तो ये कहीं ना कहीं सीबीआई की संज्ञान में ये चीज भी आई है कि जो गुजरात का मामला है वो भी यूपी, बिहार के जो मामले हैं उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक है। और इसी वजह से जो चेयरमैन है इस सेंटर का, उसको भी गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उससे पूछताछ में कई सारी राज जो है उसने उगले हैं। तो अभी जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सीबीआई ने सबमिट किया है, उसके अंदर इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है और आने वाले समय में गुजरात से भी और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि कुछ पॉलिटिकल बैकअप भी इन लोगों को प्राप्त था। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो भी इनके साथ मिले हुए थे। कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग भी इसके साथ मिले हो सकते हैं। ऐसी आशंका भी सीबीआई के सूत्रों के द्वारा जताई जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में इन सारी चीजों का खुलासा भी हो जाए और कुछ और गिरफ्तारी भी हो जाए। जिस तरह से बिहार और यूपी के अंदर जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से सीबीआई भी
बहुत ही साइलेंट तरीके से गुजरात में भी जांच कर रही है, अभी बहुत सारे तथ्यों को वेरीफाई कर रही है। सीबीआई हो जांच सकता कर है रही कि है, बड़े खुलासे हो verification- रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके एनटीए का कहना है कि बहुत बड़ी धांधली नहीं हुई है। केंद्र सरकार कह रही है कि उतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है। आयुष मेरे साथ में। आयुष, चूंकि एक तरफ तो सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में ऑलरेडी मामला है। 24 लाख परिवारों की निगाहें कोर्ट पर, इसलिए कि कोर्ट की तरफ से हो सकता है कोई कॉन्क्रीट फैसला सामने आए। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की सुनवाई हुई है, जैसे कि पिछली सुनवाई टाल भी दी गई, अब 18 तारीख पर निगाहें सभी की हैं। 24 लाख परिवार इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से उनके फेवर में फैसला आ जाए। हालांकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है, यानी कि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो रीनीट की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई बड़ी मेहनत से हमने एग्जाम दिया। जावेद, मुझे लगता है इस बात को लेकर कोर्ट भी इन सभी पहलुओं को जान रहा होगा, समझ रहा होगा। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं रीनीट होना चाहिए, हमें तो ठग लिया गया, हमारे साथ तो धांधली हो गई है, हमने बड़ी मेहनत की थी। ये जो 67 बच्चे नंबर 1 यानी कि 720 अंक पूरे पा गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी अनियमितताएं ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं, फिर भी एनटीए कह रहा है कि धांधली तो हुई है लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई, तकरीबन नीट को लेकर 38 याचिका है और एक लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें जो कोर्ट है वो एक एक चीजों को बारीकी से देख रहा है, क्योंकि कम से कम 23 लाख स्टूडेंट जो हैं उनके करियर का सवाल है, उनके जिंदगी का सवाल है। जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट में सबमिट की है, जो इंडिया न्यूज के पास वो तमाम पॉइंट्स है जो सीबीआई ने उस सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी रिपोर्ट दी है जो इसके इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है। सीबीआई ने तमाम एक एक कड़ी को, ओसिस स्कूल से लेकर बिहार, झारखंड, उसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान के तमाम इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने एक रिपोर्ट में कि किस तरीके से सीबीआई ने एक एक जो कड़ी है, किस तरीके से एक पूरा नेक्सस जो स्कैम किया गया, किस तरीके से एक बेनिफिट सेंटर दिया गया, किस तरीके से जो अलग स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको लाकर गुजरात और राजस्थान में एग्जाम दिलाया गया, और कैसे प्रॉक्सी कैंडिडेट का जो स्कैम है और किस तरीके से एक मोटा रकम, यानी कि एक सीट के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए तक का एक पूरा पेशकश लिया गया। इसके अलावा बिहार, झारखंड की अगर हम बात करें तो ये जो स्कैम है ये पहले से ही प्लान किया हुआ था, ये क्योंकि तो 3 और शुरुआती 4 जानकारी है जावेद। हो सकता है कि कुछ और भी धांधली ऐसी ही सामने आए और सीबीआई इन सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद जाहिर सी बात है कोर्ट भी इन सब मामलों का संज्ञान लेगी। बहुत शुक्रिया आपका जावेद, जयेश सोनी, रितेश मिश्रा और आयुष मेरे साथ में जुड़ने के लिए, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।